नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आरा में ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में दो युवक की जान बाल बाल बच गई। आरा से पटना जा रही पैसेंजर ट्रेन में जल्दी से सवार होने की कोशिश में दो युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में ही गिर गए और करीबन 100 मीटर तक ट्रेन उनको घसीट कर ले गई। और इसी बीच देवदूत की तरह मौके पर पहुंचे आरपीएफ के जवान और रेल यात्रियों ने अपनी सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए दोनों को खींचकर बाहर निकाला। सफल रेस्क्यू की तस्वीरें आई है जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। दोनों घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरपीएफ के प्रभारी इंस्पेक्टर ने लोगों से ट्रेन पर चढ़ने के दौरान सतर्कता की अपील की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोनों युवक की कैसे जान बाल बाल बचाई गई है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सफल रेस्क्यू किया गया है आरपीएफ की टीम की तरफ से और इसका असर आपको दिख रहा होगा। लोग बच गए हैं, लेकिन इसकी वजह से आपको लापरवाही नहीं करनी है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, इससे आपकी जान जा सकती है। बंगाल में अब बीजेपी सरकार, पीएम ने जनता को नमन किया है। पश्चिम बंगाल में भी आज से बीजेपी सरकार हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ले ली है और उनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में आज ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया और सुबह 11:30 बजे का वक्त था। 5 मंत्री ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शुभेंदु बंगाल के नए अधिकारी और सबको नमन करते हुए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंचे हैं और जनता को साष्टांग होकर उन्होंने प्रणाम किया है और उन्हें धन्यवाद किया है कि बीजेपी पर उन्होंने भरोसा जताया। प्रधानमंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम ने कैसे जनता को नमन किया है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना बंगाल के ब्रिगेड मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, एक ऐतिहासिक दिन है कि बीजेपी की सरकार बंगाल में बनी हो। एक रिकॉर्ड नया कायम किया गया है और पिछली रिकॉर्ड सरकार को हटाकर बीजेपी ने कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम को हासिल किया है और इसीलिए जनता का इस कदर धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। कैसे साष्टांग होकर उन्होंने प्रणाम किया है, नमन किया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद लिया। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर आज इस दिन को और भी खास बनाया गया क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौके पर मौजूद थे। शुभेंदु बंगाल के नए अधिकारी बन गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माखनलाल सरकार से प्रधानमंत्री मिले और उन्हें भी झुककर प्रणाम किया क्योंकि ये बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं और उनके पैर छूकर बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए, पार्टी को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया है। पीएम ने जनता को नमन भी किया है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री झुककर प्रणाम करते हुए, साष्टांग होकर नमन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जनता का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। और दूसरी तस्वीर आपको माखनलाल से मिलते हुए उनकी दिखा रहे हैं जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है। उनका भी उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद किया, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है, उन्हें याद किया गया है। पीएम की श्रद्धांजलि की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बंगाल के लिए, बीजेपी के लिए, बंगाल वासियों के लिए आज का दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रहा क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह था बतौर मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ पीएम ने किस कदर जनता का धन्यवाद किया है, बंगाल वासियों का धन्यवाद किया है, कैसे उन्हें नमन किया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की तस्वीरें हैं जहां खचाखच लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कदर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन्हें नमन कर रहे हैं। बीजेपी को इस
जीत दिलाने के लिए जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि भाव विभोर होकर प्रधानमंत्री ने आज साष्टांग होकर इस जनता का आशीर्वाद लिया है, उनको नमन किया है और उन्हें धन्यवाद किया है कि आपने इस बड़ी जीत को हमें दिलाया और इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बंगाल में भगवा राज भव्य आगाज आज से हो चुका है। शुभेंदु बंगाल के नए अधिकारी बन चुके हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आपको पीएम मोदी माखनलाल, जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेते आपको नजर आ रहे होंगे पैर छूकर। दूसरी तस्वीर में वो रविन्द्रनाथ टैगोर की आज जयंती है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और 5 तस्वीरें अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कैसे अभिवादन स्वीकार किया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद रहे हैं। इसके अलावा माखनलाल सरकार का सम्मान भी उन्होंने किया, उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने भी अभिवादन लोगों का स्वीकार किया और पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ध्वनि के साथ और देखिए, पटना में पिछले दिनों आए तेज आंधी तूफान का असर अब पटना जू में दिख रहा है। तेज हवा की वजह से जू परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं, जिससे परेशान हो गए हैं लोग। पाथवे और कई तरह के रास्ते पूरी तरह प्रतिबंधित हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए जू प्रशासन ने एक दिन के लिए पटना जू को बंद रखने का फैसला लिया है। सुबह से ही बड़े वाहन मशीनों की मदद से गिरे हुए पेड़ों को हटाया जा रहा है ताकि हालात सामान्य किए जा सके। दिनों आए आंधी और तूफान में पटना जो जू है उसको काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और आपको बता दें कि ये पटना जू में बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिरे हैं, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। और ये तस्वीरें जरा देखिए, बड़े बड़े जो किरान हैं वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं ताकि यहाँ से जो पेड़ है जो नुकसान हुआ है उसके रास्ते जो है वो पाथवे जो बंद है और जो पूरा गिरा है उसको यहाँ से उठाया जाए और इसको साफ किया जाए। और ये जो है पूरा प्रशासन जो है जू प्रशासन इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पे जो पटना का जो ये जू है संजय गांधी जैविक उद्यान, ये फिलहाल यहाँ पे बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पे इसकी सूचना जो है वो भी लगाई गई है पटना जू की। और यहाँ पे सूचना जो है लगाई गई है कि दिनांक 8/5 के अपराह्न में आए तूफान के कारण पटना जू परिसर के विभिन्न स्थलों पर पेड़ गिर जाने के कारण 9 तारीख को पटना जू पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। मतलब आज जो है वो पूरी तरह से बंद रखा गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पेड़ है वो गिरे हैं, इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और तमाम जू के जो रास्ते हैं जो बंद हो गए हैं और तमाम जो निर्माण है जिनका नुकसान हुआ है उसकी सफाई की जा रही है और उसे ठीक किया जा रहा है। कल से एक बार फिर से पटना जू जो है आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम की यात्रा में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यात्रियों का आंकड़ा 8 लाख के पार कर चुका है और सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। क्या है वहां की व्यवस्था और कैसे हो रहे हैं दर्शन, इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। जय बद्री विशाल और जय केदार के जयघोष से उत्तराखंड की वादियां इन दिनों गूंज रही हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले अभी महज 2 हफ्ते ही हुए हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वालों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। हर दिन औसतन 14 से 15 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो केदारनाथ धाम लगभग 3,64,000 यात्रियों के साथ सबसे आगे है, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। खराब मौसम, बारिश और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं है। वहीं अधिकांश श्रद्धालु सरकार द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं और मैनेजमेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
और अब पहले हम यमुनोत्री गए, उसके बाद गंगोत्री, और कल हम लोग केदारनाथ का दर्शन करके हम अभी बद्रीनाथ की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ का जो अरेंजमेंट्स है पहले से थोड़ा बेटर है। यात्रा आ रही है, पर्याप्त मात्रा में लोग आ रहे हैं, लंबी लाइनें लगी हैं और प्रयत्न है सरकार का, प्रयत्न है मंदिर समिति का कि सब लोग शांतिपूर्वक बढ़िया से बढ़िया दर्शन कर पाए। यद्यपि थोड़ा ठंड है, मौसम बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन यात्रा में कमी नहीं है। बदलते मौसम और लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन का दावा है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए टीमें 24 घंटे धरातल पर तैनात हैं। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ सकती है, जिसको लेकर सभी व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा प्रारंभ हुए लगभग 2 सप्ताह का समय हो गया है और इन 2 सप्ताह में 2 लाख श्रद्धालुओं ने सुगमता से अपने दर्शन प्राप्त किए हैं, दर्शनों का लाभ किया है। और आगे भी अभी और टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हमारी सारी तैयारियां हैं, सभी श्रद्धालुओं को अच्छे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। चारों धामों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की यह भीड़ न सिर्फ गहरी धार्मिक आस्था को दर्शाती है, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन के लिए भी एक शुभ संकेत है। जैसे जैसे गर्मियों की छुट्टियां आगे बढ़ेंगी, चार धाम यात्रा इस साल नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने की ओर तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए बद्रीनाथ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। बंगाल की सियासत में आए इस बदलाव की झलक अब काशी की काष्ठ कला में भी नजर आने लगी है। वाराणसी में लकड़ी से बनने वाले राम मंदिर, राम दरबार, श्री राम की प्रतिमाओं की मांग अब बंगाल से भी आने लग गई है। इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। काशी की पारंपरिक काष्ठ कला की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। लकड़ी पर महीन नक्काशी कर तैयार किए गए राम मंदिर, श्री राम दरबार और धार्मिक प्रतिमाएं श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती रही हैं। इस कला के मुरीद कई हैं, लेकिन अब इस कला के आगे पश्चिम बंगाल का रुझान भी बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी के जीतते ही बंगाल की सियासत पूरी तरह बदल चुकी है। अब इसी बदलाव के बीच काशी की काष्ठ कला को यहाँ का बाजार मिल गया है। इस कला से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि पहले बंगाल से सिर्फ खिलौने और सजावटी सामान की मांग आती थी, लेकिन अब राम मंदिर और श्री राम दरबार के मॉडल की भी डिमांड बढ़ गई है। इतना ही नहीं, लकड़ी से बने बुलडोजर मॉडल की भी मांग व्यापारियों के पास पहुँच रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह बुलडोजर है, बनारस के काष्ठ कला से बनी हुई ये बुलडोजर है। काफी चर्चा हुआ था जिस वक्त यह बना हुआ था। और इसके साथ ही राम दरबार है, राम मंदिर है, श्री राम की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये तमाम जो कलाकृतियां हैं वो लकड़ी से बनी हुई हैं और ये काफी प्रसिद्ध हुआ करती हैं। दुनिया के कोने कोने से इसके ऑर्डर मिलते हैं। जो श्री राम के भक्त होते हैं या फिर जो योगी जी के फैन हैं, उनका भी बुलडोजर का ऑर्डर आता है अपने घरों में सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए या फिर पूजन पाठ के लिए। लेकिन एक प्रदेश है जहां से ऑर्डर नहीं आता था, थोड़ा बहुत होता था, नाम मात्र होता था, और वो प्रदेश हुआ करता था बंगाल। अब बंगाल से भी तमाम अचानक से वहां से क्वेरी और कुछ चीजों के ऑर्डर आने लगे। काशी की काष्ठ कला केवल कारोबार नहीं बल्कि संस्कृति को संजोती है। लकड़ी के इन मॉडलों को तैयार करने में कई दिनों की मेहनत लगती है। बंगाल से बढ़ती मांग व्यापार को नई रफ्तार देगी। कारीगरों के चेहरे पर भी उम्मीद की चमक ला दी है। बंगाल के किन किन क्षेत्रों से आ रहे हैं? कुछ कलकत्ता से, मालदा से, किन किन क्षेत्रों से आ रहे हैं? ये कलकत्ता के मेनली तो कलकत्ता से आ रहे हैं और कलकत्ता के आसपास जितने भी जो शहर हैं वहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। तो थोक में भी आ रहा है और फुटकर में भी आ रहा है। जो वहाँ के दुकानदार हैं वो लोग क्या है कि छोटी छोटी चिड़िया हुए, छोटे छोटे बने हुए मंदिर हुए, जैसे जो मिनी मॉडल हम लोग राम जी के बनाते हैं, सब करते हैं, उसके ऑर्डर आ रहे हैं। और जो घरों से हैं लोगों के इंडिविजुअल, उनके पास से बड़ी बड़ी मूर्तियों के ऑर्डर हैं। अब काशी में तैयार हो रहे ये लकड़ी के राम मंदिर और राम दरबार बंगाल के घरों तक पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही कला और कारोबार का नया संगम भी दिखाई देने लगा है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
और देखिए, करीबन 25 दिन तक पुलिस को चकमा देने वाली नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस की मुख्य आरोपी निदा खान आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गई। संभाजी नगर से हुई गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों की नजर उसके मोबाइल डिजिटल नेटवर्क और उन कड़ियों पर है जो इस पूरे मामले को और बड़ा बना सकती है। नासिक धर्मांतरण केस की आरोपी निदा खान पर शिकंजा। संभाजी नगर में हुई निदा खान की गिरफ्तारी। कई दिनों की रेकी के बाद निदा खान तक पहुंची पुलिस। नासिक के चर्चित टीसीएस धर्मांतरण मामले में आखिरकार बड़ा मोड़ आ गया है। लंबे समय से फरार चल रही मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस पिछले कई दिनों से सादे कपड़ों में उस फ्लैट के आसपास तैनात थी जहां निदा अपने परिवार के साथ छिपकर रह रही थी। जैसे ही उसकी मौजूदगी की खबर पुख्ता हुई, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में तकरीबन नासिक शहर और नासिक के आसपास के इलाकों में 9 एफआईआर दर्ज की गई है। 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। निदा खान जो है वो 8वीं आरोपी है और निदा खान पे ही जो महिलाओं को धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही थी वो आरोप निदा खान के ऊपर लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन निदा खान लगातार फरार चली थी, जिसकी तलाश में नासिक पुलिस ने मुंबई से सटे मुंब्रा भिवंडी जगह छापेमारी की, लेकिन निदा खान की जो पता था वो नहीं लगा पाई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए से ये नासिक पुलिस निदा खान तक पहुंची, क्योंकि वो लगातार अपने परिवार के साथ संपर्क में थी और उसी की वजह से 1 महीने बाद नासिक पुलिस ने निदा खान को संभाजी नगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक निदा खान लगातार शहर बदलकर जांच एजेंसियों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी। फरारी के दौरान वो नासिक, भिवंडी, मुंब्रा और संभाजी नगर जैसे इलाकों में घूमती रही, लेकिन तकनीकी सर्विलांस और डिजिटल ट्रैकिंग ने आखिरकार उसकी लोकेशन पुलिस तक पहुंचा दी। सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस की विशेष टीमें लगातार उसके पीछे लगी हुई थी। अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई और तेज कर दी है। अब इस गिरफ्तारी को केस की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। निदा खान पर आरोप है कि उसने नासिक की एक आईटी कंपनी में महिलाओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और मानसिक प्रताड़ना जैसे मामलों में अहम भूमिका निभाई। इस केस में पहले से कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत उत्पीड़न तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क भी हो सकता है। यही वजह है कि पुलिस अब उसके मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड्स और डिजिटल डेटा की गहराई से जांच करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और नाम सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को उसके मोबाइल से कई अहम डिजिटल सबूत मिलने की उम्मीद है। चर्चा ये भी है कि कुछ वीडियो और बातचीत ऐसे हो सकते हैं जो कथित धर्मांतरण की दबाव की जांच में अहम भूमिका निभाएं। इसी वजह से अब पुलिस इस गिरफ्तारी को पूरे केस का टर्निंग पॉइंट मान रही है। पुलिस अब उससे लंबी पूछताछ की तैयारी में है। जांच एजेंसियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो अब तक पर्दे के पीछे थे। इस पूरे मामले ने पहले ही राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर रखा है। अब सभी की नजर अदालत और पुलिस की जांच पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या निदा खान की गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है या फिर इसके बाद इस पूरे नेटवर्क की परतें भी खुलने वाली है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।